वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। फ्रेंड्स, जैसा कि है आरआरबी ग्रुप डी 11 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 11 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 40 प्रश्न। ये 40 प्रश्न जो होंगे ये 100% ऑथेंटिक होंगे। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये सारे क्वेश्चन जो है ये 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सतत विकास रिपोर्ट 2025 एसडीआर के अनुसार भारत का कुल स्कोर क्या रहा। तो सतत विकास रिपोर्ट एसडीआर 2025 के अनुसार भारत का स्कोर जो रहा वो 67 रहा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 67। ठीक है, 67 रहा। दुनिया के देशों की प्रगति मापने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। कौन सी रिपोर्ट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, जिसमें 17 बड़े लक्ष्य होते हैं। कितने? 17 बड़े लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य को क्या कहा जाता है? लक्ष्य को कहा जाता है एसडीजी कहा जाता है। और ये लक्ष्य कौन कौन से हैं? जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी और पर्यावरण आदि। ठीक है, और इन लक्ष्यों को पूरा करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो क्या रखा गया है? 2030 रखा गया है। क्या रखा गया है? 2030। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आईपीएल 2025 में कौन सी टीम पहली टीम बनी जिसने कुल 150 मैच जीत लिए। ठीक है, आईपीएल 2025 में कौन सी टीम पहली बनी जिसने कुल 150 मैच जीत लिए? ऑप्शन थे चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता। तो इसका जो सही जवाब है वो है मुंबई इंडियंस। ठीक है, आईपीएल में मुंबई इंडियंस यानी कि एमआई ने पहली टीम जो बनी है, एमआई जो है पहली टीम बनी है जिसने आईपीएल इतिहास में 150 मैच जीतकर रिकॉर्ड बना दिया। ठीक है, और मुंबई इंडियंस आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। ठीक है, और 150 मैच जीतने वाले इतिहास में एक बड़ा माइलस्टोन माना जाता है। ठीक है, और मुंबई इंडियंस जो है वो 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बाद टीम का प्रदर्शन और मजबूत बना हुआ है। ठीक है, और 150 जीत का रिकॉर्ड जो है मुंबई इंडियंस को आईपीएल की सबसे स्थिर और मजबूत टीमों में साबित करता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा घटक पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक उपयोगी होता है? विच कंपोनेंट ऑफ सनलाइट इज मोस्ट यूज इन फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। तो सूर्य के प्रकाश में जो है वो लाल प्रकाश, कौन सा प्रकाश? लाल प्रकाश यानी कि रेड लाइट जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल सबसे अधिक लाल प्रकाश को अवशोषित करता है, इसलिए पौधा इसका उपयोग सर्वाधिक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? हु वाज अवार्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 जो है वो मिशेल मिशेल बासलेट को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, मिशेल बासलेट। वर्ष 2025 का इंदिरा गांधी शांति, निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बासलेट को दिया गया है। ठीक है, मिशेल बासलेट चिली की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और यह पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? यह पुरस्कार 1986 से सालाना दिया जाता है। इस बार इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर में होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ होमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी? तो मानव शरीर में होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य जो है वो है ऑक्सीजन को प्रवाहन करना। ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन। ठीक है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक पहुंचाता है। ठीक है, होमोग्लोबिन में आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जल H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर? वाटर में ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? तो जल में यानी कि वाटर में जो है H2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसकी संयोजकता या वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 2। सॉल्यूशन इसका देख लेते हैं कि ऑक्सीजन के बाहरी
बाहरी बाहरी खोल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे स्थिर रहने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वह 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से लेकर हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जिससे उसकी संयोजकता 2 हो जाती है, ठीक है? ऑक्सीजन को अपना ऑक्सीडेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन-सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? निम्नलिखित में से कौन-सा एक परिपूर्ण परमाणु द्रव्यमान है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट एटॉमिक मास? तो इसका सही जवाब है कार्बन 12। कार्बन 12 में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। इसका द्रव्यमान जो होता है 12 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण इस साल 2025 का पूछे, जब का पूछे, कभी का पूछे तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 5 जून। ठीक है, 5 जून को ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे तेज बढ़ती अक्षय ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त हो रही है? भारत में सबसे तेज से बढ़ रही अक्षय ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो भारत में सबसे तेजी से बढ़ रही अक्षय ऊर्जा जो है वो सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है। किससे? सौर ऊर्जा से। 2025 तक भारत में अक्षय ऊर्जा में सर्वाधिक वृद्धि और सौर ऊर्जा क्षेत्र में देखी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस देश में लागू हुआ? वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किस देश में लागू हुआ? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरबिया। इसका सही जवाब है इंडिया में। भारत ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने और गलत उपयोग रोकने के लिए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया। वक्फ संपत्तियां धार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए होती हैं। इस कानून से संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड अनिवार्य हुआ। सर्वेक्षण की प्रक्रिया मजबूत की गई। अवैध कब्जे रोकने के प्रावधान शामिल हैं इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है और 2025 में 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ? तो सिमली टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ है? वो उड़ीसा में है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज, कहाँ? मयूरभंज जिले में स्थित है और अप्रैल 2025 में इसे भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सिमलीपाल भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में शामिल है। यह घने जंगलों और झरनों के लिए प्रसिद्ध है। यह मयूरभंज जिले में स्थित है। यह बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। इसे बायोस्फीयर के रूप में मान्यता प्राप्त है। यहाँ काला तेंदुआ और हाथियों की बड़ी संख्या है। क्या है? काले तेंदुआ और हाथियाँ हैं। सिमली पेड़ से इसका नाम पड़ा था। सिमली इसका जो नाम है सिमली पेड़ से पड़ा था। और राष्ट्रीय उद्यान बनने से संरक्षण और मजबूत हुआ और यह पूर्वी भारत में प्राकृतिक धरोहर है। टिगर क्लेव सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो टिगर क्लेव सैन्य अभ्यास जो है भारत और रूस के बीच होता है, रशिया के बीच होता है। टिगर क्लेव भारत और रूस के बीच होने वाला प्रमुख सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में संयुक्त प्रशिक्षण करना है। भारत रूस दशकों से सामरिक साझेदारी हैं। अभ्यास कठिन इलाकों में किया जाता है। दोनों सेनाएं आतंकवाद रोधी तकनीकी सीखती हैं और रणनीति और सामरिक प्रशिक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निषेचन अंडे यानी कि फर्टिलाइजर एक को पोषण कहाँ से मिलता है? अंडे, निषेचन अंडे को। अगला क्वेश्चन है निषेचित अंडे फर्टिलाइज्ड एग को पोषण कहाँ से मिलता है? तो निषेचित अंडे को जो है पोषण जो मिलता है वो गर्भाशय से मिलता है। तो निषेचन अंडा गर्भाशय की अंदरूनी परत में चिपकता है। यह परत उसे भोजन और ऑक्सीजन और को सुरक्षा प्रदान करती है। गर्भाशय की परत पोषक तत्वों से भरी होती है। यह परत भ्रूण को ऊर्जा देती है। यहाँ रक्तवाही बहुत कोशिकाएं होती हैं। विकास के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है। भ्रूण यहीं पर चिपककर बढ़ना शुरू करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? वेग और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो वेग और समय के गुणनफल को दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय, इसलिए वेग समय का गुणनफल दूरी होती है। ठीक है, दूरी किसी पथ की लंबाई बताती है और अगर वेग स्थिर हो तो दूरी निकालना आसान होता है। यह एक स्केलर मात्रा है, इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पृथ्वी पर ज्वार भाटा किसके कारण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा जो है मुख्य रूप से
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। किसके कारण? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। और सूर्य का भी प्रभाव होता है इस पर। किसका प्रभाव होता है? सूर्य का प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा शंख मछली का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब है मसल्स। मसल्स वे जीव होते हैं जिनके पास सेलफिश वे जीव होते हैं जिनके पास कठोर खोल सेल होता है, ठीक है। और मसल्स के पास 2 भाग वाला मजबूत खोल होता है, इसलिए इसे सेलफिश कहा जाता है। और मसल के पास सख्त खोल होता है और ये पानी में चट्टानों से चिपक कर रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राग मास्टर 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? तो ये जीते थे अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। भारतीय ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रयाग मास्टर 2025 का खिताब जीता। अरविंद भारत के युवा ग्रैंड मास्टर हैं। उन्होंने कई देशों के खिलाड़ियों को हराया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? पौधों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो इसका सही जवाब है शीर्ष विभाजक ऊतक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ठीक है। यह पौधों की जड़ें और तनों के सिरों पर होता है। वही नई कोशिकाएं बनी रहती हैं या लगातार विभाजन करता रहता है। यह पौधों की बढ़त का मुख्य केंद्र है। नई कोशिकाएं इसी ऊतक से बनती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तल लेंस पर अक्ष के समांतर किरणों पर गिरे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उत्तल लेंस पर अक्ष के समांतर किरणें गिरें तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका सही जवाब है फोकस पर, ठीक है। उत्तल लेंस समांतर किरणें के एक बिंदु पर लाकर मिलाता है। इस बिंदु को फोकस कहते हैं। उत्तल लेंस अपसारी लेंस होता है। समांतर किरणें एक जगह मिलती हैं, जहां मिलती हैं वही फोकस होता है। फोकस की लंबाई लेंस की शक्ति बताती है। लेंस का केंद्र प्रकाश को मोड़ता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, एम्पियर। विद्युत धारा को विद्युत आवेश के प्रभाव की दर के रूप में मापा जाता है। इसकी इकाई यूनिट जो होती है एम्पियर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्क्रोटम में शुक्राणुओं के सही निर्माण के लिए तापमान कितना होना चाहिए? तो इसके निर्माण के लिए जो है तापमान जो है 35 से 36 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। शुक्राणु निर्माण शरीर के तापमान का 37 डिग्री की तुलना में लगभग 2 से 3 डिग्री कम तापमान पर सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसलिए स्क्रोटम का तापमान लगभग 35 से 36 डिग्री सेल्सियस आदर्श माना जाता है। शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान आवश्यक होता है। स्क्रोटम शरीर से बाहर स्थित होता है ताकि तापमान कम रहे। अधिक गर्मी शुक्राणु उत्पादन कम कर देती है। 35 से 36 डिग्री सेल्सियस पर शुक्राणु निर्माण सबसे प्रभावी होता है। तापमान बढ़ने पर स्टेडीज में एंजाइम सही और कम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।